नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। एम्स्टर्डम से कल एक बड़ी खबर आई और कल काफी उस पर बवाल मचा हुआ था। हुआ ये कि वहां फुटबॉल का मैच था और उसके बाद इजराइल ने आरोप लगाया कि वहां के रहने वाले अरब लोगों ने इजराइल से गए हुए लोगों के ऊपर हमला किया और पूरी दुनिया के जो अखबार हैं वो इजराइल जो ये आरोप लगा रहा है, इजराइल से जो ये खबर गई है उसी खबर को चला रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा रिसर्च करके देखें कि अचानक एम्स्टर्डम में ऐसा कैसे हो गया। एम्स्टर्डम अभी मैं गया भी था और एम्स्टर्डम में आप जानते हैं वहां पर राइट विंग सरकार है जो वैसे ही माइग्रेंट्स के खिलाफ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर यहूदियों या फिर कहिए इजरायलियों के ऊपर हमला हो गया। जब पूरी घटना पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वहां बाकायदा इन लोगों ने जुलूस निकाला था। उस जुलूस में फलस्तीनियों के खिलाफ नारे लग रहे थे, फलस्तीनी बच्चों और औरतों को मारने की बात हो रही थी और इन लोगों ने एक आदमी के घर पर जो फलस्तीन का फ्लैग लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था, उसको नोचा, उसको फाड़ा और उसके बाद फिर नारे लगाए, जिसके बाद लोग भड़क गए और फिर फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाते हुए दोनों लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो इजरायलियों ने भागने की कोशिश की, जिसमें 10 के आसपास लोगों के घायल होने की सूचना है। कई सारे वीडियोज आए। एक वीडियो है जिसमें लोग एक इजरायली को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं जब तक तुम फ्री पैलेस्टीन का नारा नहीं लगाओगे तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर वो फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहा है। ये सारा कुछ है। दरअसल एक बात मैं आपको, दो बातें मैं आपसे दरअसल डिस्कस करना चाहता हूं। एक बात तो मैं ये बता दे रहा हूं कि इजरायली जो हरकतें कर रहे हैं वो सारी दुनिया में जा रही हैं और हुक्मरान भले किसी भी लालच में इजराइल के साथ खड़े हों, दुनिया भर की आवाम में ऐसे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है जो फलस्तीन के साथ है। आपको याद होगा नॉर्वे का एक वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस को देखकर कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष ऐसे हैं जिनकी आंखें भर गई हैं, आंसू जिनकी आंखों से निकल रहे हैं। और ये सारा जो दर्द है वो इसीलिए है कि जिस तरह से वहां पर 40,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या बच्चों और औरतों की है। अब ऐसे में बहुत क्लियर है कि इजरायली जिनको अपने देश में रहने की आदत है और जिनको अपने देश में कुछ भी करने की आदत है, जिनको लगता है हम कुछ भी कर देंगे, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, वो अगर बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोगों में रिएक्शन होगा। आप एम्स्टर्डम में फुटबॉल मैच देखने गए थे, वहां आपकी टीम 5-0 से हार गई थी। आप मैच देख के निकलते और अपने होटलों में जाते, होटलों में जाकर फिर जब लौटना था घर लौट आते। लेकिन नहीं, आप सड़क पर निकलेंगे, आप जुलूस निकालेंगे। एम्स्टर्डम में जाकर, नीदरलैंड्स में जाकर आप वहां पर फलस्तीन के खिलाफ नारे लगाएंगे और भड़काएंगे। नीदरलैंड में मैं जब गया था, एम्स्टर्डम जब मैं घूम रहा था, तो टैक्सी वाले जितने मिले ज्यादातर लोग अरब के मिले। एक टैक्सी वाला मुझे लेबनान का मिला था, एक टैक्सी वाला और किसी कंट्री का मिला था, लेकिन ज्यादातर अरब के लोग हैं जो वहां पे टैक्सी चलाते हैं। और बताया यह जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक अरब टैक्सी ड्राइवर के साथ बदतमीजी और गाली गलौज के साथ हुई है। ये सारी हरकतें कितनी सही हैं, कितनी गलत, आप इसका फैसला कर लीजिए। इजरायलियों की आदत है, जायनिस्टों की आदत है, पहले खुद अपराध करेंगे और उसके बाद खुद को ही विक्टिम दिखाएंगे कि देखो हमारे ऊपर हमला हो गया। यही काम उन्होंने एम्स्टर्डम में किया है। अब ठीक बात है, मैंने बताया एम्स्टर्डम में जो सरकार है वो राइट विंग की है, तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां वगैरह हो सकती हैं, इजरायलियों पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले वो सोचेंगे जरूर। मैंने आपको कहा कि दुनिया भर में माहौल बन रहा है। मैं कल की बात बता रहा हूं, शिकागो की। शिकागो में स्टूडेंट्स ने इजराइल समर्थक जुलूस निकाला हुआ था और उसमें भी वही सारे एंटी फलस्तीन जो नारे हैं, वहां की औरतों और वहां के बच्चों के बारे में जो नारे हैं जो अपनी सड़कों पर लगाते हैं, वही लगा रहे थे। वहां पर भी जो अरब स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनकी नोकझोंक हुई और उसमें 2 लोग जो हैं, 2 इजरायली जो छात्र थे, उनको चोट आई है। तो इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे पूरी दुनिया में यहूदियों की जो जान है वो खतरे में डाल रहा है, क्योंकि इसका रिएक्शन तो होना ही है। दूसरी बात, माइग्रेंट्स को लेकर यूरोप और अमेरिका में बहुत बात की जाती है। ट्रंप भी माइग्रेंट्स की बात करते हैं। यूरोप में कई सारे ऐसे हुक्मरान हुए हैं जो लगातार माइग्रेंट्स की बात करते हैं जैसे कि सारी प्रॉब्लम माइग्रेंट्स की वजह से हो। चलिए मान लिया कि सारी प्रॉब्लम माइग्रेंट्स की वजह से है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो माइग्रेंट्स आपके यहां आए कहां से?
अपने मुल्कों में शांति से आपने उनको रहने नहीं दिया। अपनी तेल की लूट के लिए, संसाधनों और सोने की लूट के लिए आपने सूडान को नरक बना दिया, जहां पर कई दिनों से, कई महीनों से जहां पर खूनी संघर्ष चल रहा है, हजारों लोग मारे गए। सीरिया को आपने नरक बना दिया, आपने आईएसआईएस बनाया, सीरिया में भेजा, वहां पर अपना बेस बनाया, नरक बना दिया। आपने फलस्तीन को नरक बना के रखा हुआ है। आप टर्की में तमाशा करते रहते हैं, आप कहीं भी तमाशा करते रहते हैं। इराक में आपने ऐसा तमाशा किया, सद्दाम हुसैन के पास आप कह रहे थे कि ये हथियार है, वो हथियार है, केमिकल वेपन्स है, निकला कुछ भी नहीं। लेकिन इराक को आपने तबाह कर दिया क्योंकि वहां का गेहूं और वहां का तेल आपको चाहिए था। जब उन मुल्कों को आपने तबाह किया, वो मुल्क रहने लायक नहीं रह गए। 24 घंटे वहां हिंसा चल रही है, गोलियां चल रही हैं, 24 घंटे वहां जीना मुश्किल हुआ है। तो वहां के लोग क्या करते? वहां के लोग वहां से भागे और भागकर जहां उनको आसरा मिला, जहां उनको रोटी मिली, वहां जाकर बस गए। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में अरब और अफ्रीका के इतने सारे लोग हैं। अगर उनके अपने मुल्क में अमन चैन होता तो वो कभी अपना मुल्क छोड़कर आपके यहां नहीं जाते। तो ये जो प्रॉब्लम है माइग्रेंट्स की, ये आपकी पैदा की हुई है। अपनी लालच में आपकी आर्मीज पहुंचती हैं मिडिल ईस्ट में, अपनी लालच में आपकी आर्मीज पहुंचती हैं अफ्रीका में, और वहां के मुल्कों के लोगों का जीना दूभर कर देती हैं, मुश्किल कर देती हैं। फिर उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो भाग के आपके यहां आते हैं, और वो आते हैं इसीलिए आपको चीप लेबर मिलती है। अगर वो ना हो तो आपकी इकॉनमी चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने यूरोप घूमा है तो वहां जो घर पर सामान पहुंचाने वाले हैं, या तो आपको इंडियन मिलेंगे, या पाकिस्तानी मिलेंगे, या अफ्रीकन मिलेंगे, या आपको अरब के लोग मिलेंगे। होटलों में वेटर का काम करने वाले, और भी कितने सारे काम हैं, इलेक्ट्रीशियन से लेकर कितना सारा काम करने वाले जो लोग हैं, वो आपको बाहर के मुल्कों के मिलेंगे। वो ना हो तो वहां की कास्ट ऑफ लिविंग इतनी महंगी हो जाएगी कि इनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आपकी अपनी लाई हुई है। आप थे जो दुनिया भर में निकले, दुनिया भर के लोगों को परेशान किया, कॉलोनीज बनाई, लूटा, हमारे हिंदुस्तान को लूटा, अफ्रीका को लूटा, अरब को लूटा, और लूटकर अपने शहरों को जगमग बनाया। जब आपने ये सब किया तो फिर माइग्रेंट्स भी आने ही थे। और इजराइल की प्रॉब्लम्स कई लेवल पर चल रही हैं। फ्रांस, मैंने आपको बताया था, खासतौर से आप जानते हैं कि फ्रांस की कॉलोनी था लेबनान, यानी लेबनान फ्रांस के कब्जे में था एक जमाने तक, और लेबनान के साथ वो अपना रिश्ता मानता है। लेबनान के मसाइल पर वो चाहता है कि उससे पूछ कर बात हो। और जब लेबनान में इजराइल ने हमला किया, उसके बाद से फ्रांस से उसकी तनातनी चल रही है। फ्रांस ने उसको हथियार भेजने से भी मना कर दिया था। अभी कल की घटना यह है कि फ्रांस के जो दूतावास के प्रमुख होते हैं, यानी फ्रांस के जो राजदूत होते हैं, वो एक चर्च में जा रहे थे। वो ट्रेडिशनल चर्च है, और फ्रांस की जो एम्बेसी है उसके लोग उस चर्च में जाते हैं। आप सोचिए कि दो सिक्योरिटी पर्संस को, जो फ्रेंच सिक्योरिटी पर्संस थे, जिनको अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनको राजनयिक का, डिप्लोमेट का दर्जा प्राप्त होता है, उनको इजराइल ने गिरफ्तार किया ताकि जो फ्रांस के डिप्लोमेट हैं वहां पर, जो फ्रांस के राजदूत हैं वहां पर, हाई कमिश्नर हैं वहां पर, वो चर्च में ना जा सकें। यह काम फ्रांस के साथ किया इजराइल ने। अब आप सोचिए, फ्रांस में यह खबर फैलेगी तो क्या फ्रांस में इजराइल के खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा? और जब रिएक्शन होगा तो इजराइल सीना पीटेगा कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। फिर वो हिटलर को याद करेगा। दरअसल इजराइल जो हरकतें कर रहा है वो ऐसी कर रहा है कि कल को सारी दुनिया में छोटे बड़े हिटलर पैदा होंगे जो यहूदियों के ऊपर उंगली उठाएंगे, और इसका नुकसान उन बेचारे यहूदियों को भी झेलना पड़ेगा जो जायनिस्ट नहीं हैं, जो इजराइल के इस सारे के सारे कारनामे में शामिल नहीं हैं। तो जो मुल्क अपना तमाशा खुद बनाता है, जो मुल्क अपने देश में दूसरों के साथ अत्याचार करता है, उसको तैयार रहना चाहिए कि उसके लोगों को दूसरे देशों में रिएक्शन झेलना पड़ सकता है। उधर लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है, क्रेडिल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। क्रेडिल अच्छा अखबार है, ऑनलाइन अखबार है, आपको भी पढ़ना चाहिए। द क्रेडिल के नाम से आपको मिल जाएगा। और रिपोर्ट में यह पढ़ रहा था कि 50,000 के आसपास सैनिक लगे हुए हैं लेबनान में घुसने की कोशिश करते हुए। इसके बावजूद लेबनान की सीमा पर जो गांव है आयता अल शाब, जिसको बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू का माना जाता है, और इजराइल ने जो प्लानिंग बनाई थी कि सबसे पहले इस गांव पे अगर हम कब्जा कर लेंगे तो लेबनान में घुसना आसान हो जाएगा, उस गांव तक पर, यानी उस एक गांव तक पर अभी तक लेबनान का कब्जा नहीं हो पाया है।
इधर हिजबुल्लाह की जो फायरिंग कैपेसिटी है, जिसको लेकर कई बयान आए, वहां के सेना प्रमुख ने कहा कि 20% रह गई है, वो बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लग रहा है। कल उसने, मैंने आपको बताया था, बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हमला किया। आज उसने सुबह सुबह जो हमला किया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसने इजराइल के नेवल बेसिस पे हमला किया है। हाइफा का जो नेवल बेस है उनका, उस नेवल बेस पे हमला किया है। और हारिस का यह कहना है कि आज के आज 36 के आसपास हमले हुए हैं और जिसकी वजह से पूरे हाइफा में रेड अलर्ट है। जब लेबनान यह हमला कर रहा था, उसी समय हूथी ने हमला करके अमेरिका का MQ-9 विमान गिराया है। इजराइल इस समय बोइंग से बात कर रहा है, 25 F-15 उसको फाइटर्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, उसके लिए बात कर रहा है। अमेरिका से जो उसको पैसा मिला था, उसमें आप जानते हैं सौदा यही होता है कि इस पैसे से हथियार आप अमेरिकी कंपनी से ही खरीदेंगे। तो अमेरिका से जो अभी हाल में उसको पैसा मिला है, उसका यूज करना चाह रहा है 25 F-15 फाइटर जेट्स के साथ। उधर गैलेंट जो हैं, जिनको निकाल दिया गया था, योआर गैलेंट को, गैलेंट लगातार एक्टिव हैं। गैलेंट के पक्ष में कई सारे जुलूस वगैरह निकले थे, वो मैंने आपको बताया था। कल तस्वीरें आई कि गैलेंट मिले वहां के जो होस्टेजेस की फैमिलीज हैं, जिनको अगवा किया गया है, उनकी फैमिली से मिले और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में नेतन्याहू जो कह रहा है कि सेना रखना जरूरी है, वो बिल्कुल बेकार की बात है। नेतन्याहू किसी भी तरह से जंग जारी रखना चाहता है, जबकि गजा में अब किसी तरह के जंग की कोई जरूरत नहीं है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में भी किसी तरह की सेना रखने की जरूरत नहीं है, वहां से हमको वापस आ जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू जो है वो लगातार जंग चाहता है। और क्यों जंग चाहता है ये मैं आपको बता चुका हूं। जिस तरह की जांचें उसके खिलाफ चल रही हैं, जंग खत्म होते ही वो जांचें तेज होंगी तो उसको जेल कहीं ना जाना पड़े, ये डर उसको सता रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आई है वहां के एक्स आर्मी चीफ मोशे यालोन की तरफ से। मोशे यालोन आईडीएफ के चीफ रहे हैं और आप जानते हैं कि जो आदमी आईडीएफ का चीफ रहा है वो आईडीएफ के बारे में और इजराइल की राजनीति के बारे में बहुत कायदे से जानता होगा। उन्होंने सीधे सीधे जनता से आह्वान किया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, यानी शांतिपूर्ण प्रतिरोध का, गांधी जी का दिया हुआ टर्म है सिविल डिसओबीडियंस, और उन्होंने सीधे सीधे जनता से अपील की है कि सड़क पे उतरो, नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन चलाओ और नेतन्याहू को गद्दी से हटा दो। आप समझ सकते हैं इजराइल के लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और इजराइल के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको पता है कि नेतन्याहू अगर यही हरकतें करता रहा तो जंग जीतना तो दूर की बात है, इजराइल का अपना वजूद खतरे में आ सकता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आर्मी चीफ जो वहां के अभी के हैं हालेवी, उन्होंने कहा था कि जंग की अब कोई जरूरत नहीं है, इतने लोग हमारे मारे जा रहे हैं और हमारे लिए नए सैनिक भर्ती करना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए जंग रोक देनी चाहिए। और उसके बाद गैलेंट को हटा दिया गया। बीच में खबर यह आई थी कि हालेवी को भी हटाने का प्लान है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन के प्रशासन को बताया है कि अभी हम आर्मी चीफ को नहीं हटा रहे हैं। हालांकि उसी न्यूज में नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि अमेरिकी प्रशासन उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो वहां भी एक तरह का बवाल लगातार चल रहा है। होस्टेजेस फैमिलीज लगातार आरोप लगा रही हैं कि होस्टेजेस की जान दांव पे लगाकर यह आदमी गजा में पता नहीं क्या करना चाहता है। उसकी अपनी मिनिस्ट्री के लोग जो हैं खिलाफ हैं इस चीज के। और एक बात बिल्कुल साफ है कि नेतन्याहू वो अकेली वजह है जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह का सीज फायर होता हुआ नहीं दिख रहा। अब जब सीज फायर नहीं हो रहा तो जंग चलेगी। और कल जब हिजबुल्लाह के नए चीफ ने भाषण दिया था तो बहुत साफ साफ कहा था कि इजराइल का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां तक हम ना पहुंच सकें। कल परसों में ही हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी किया था जिसमें इजराइल के जितने आर्मी के ठिकाने हैं सबका नक्शा साफ साफ बताया, जिसका मतलब यह था कि तुम्हारे हर इंपॉर्टेंट ठिकाने पर हमारी नजर है, हमको उसके लैटिट्यूड, उसका पता मालूम है और हम कभी भी वहां पर अपने रॉकेट, अपनी मिसाइल्स भेज सकते हैं। यानी अगर सीज फायर नहीं होता है तो ठीक है, जो इनके पास कैपेसिटी है वो तो करेंगे ही। गजा में भी लगातार हवाई हमले करके स्कूलों वगैरह में लोगों को मार रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी लड़ाई में लगातार इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनके बेसिस पर हमले हो रहे हैं, इनके सैनिक मारे जा रहे हैं और ये अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लेबनान का एक भी गांव कब्जा नहीं कर सके हैं। यूरोप की बात चल रही थी तो स्पेन की बात कर लूं। स्पेन ने सीधे सीधे मना कर दिया अमेरिका का वो जहाज अपने डॉक पर लगाने के लिए जो इजराइल के लिए
हथियार लेकर जा रहा था। स्पेन ने आपको पता है कि इजराइल को हथियार भेजने से भी मना कर दिया। उधर आयरलैंड जो है वो शामिल हो गया है साउथ अफ्रीका के साथ आईसीजे के केस में। तो यूरोप के भी देश एक एक करके टूटते जा रहे हैं। जर्मनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी की सरकार संकट में है। पुतिन का एक वीडियो वायरल हो रहा था। पुतिन से पूछा गया कि यूरोप की प्रॉब्लम क्या है, और उसने कहा कि हमारे लोग ये कहते हैं कि यूरोप के लोगों के पास दिमाग नहीं है। वाकई ये कई बार सच भी लगता है। आप सोचिए, जर्मनी जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, जर्मनी जिस तरह से अमेरिका का यस मैन बना हुआ है, अमेरिका के कहने पर उसने अपनी सारी पॉलिसीज उसी हिसाब से तय की, लगातार यूक्रेन को मदद की। रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उसके चलते वहां से सस्ता तेल नहीं खरीदा, बाकी यूरोपीय कंट्रीज ने भी तेल नहीं खरीदा। हालत यह है कि जर्मनी में लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं, सरकार गिरने वाली है। यूक्रेन कहीं आगे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी ट्रंप ने आने के बाद जो प्रस्ताव दिया है उसमें 20 साल तक नाटो में प्रवेश न करने पर समझौता करने की बात कही है कि यूक्रेन 20 साल तक नाटो में प्रवेश नहीं करेगा, और जब वो नाटो के साथ नहीं जाएगा तो वैसे ही जंग रुकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि 20 साल तक वो नाटो में तो ना जाए, लेकिन उसको अमेरिका से हथियार मिलते रहें। मुझे लगता नहीं है कि इस शर्त पे कोई समझौता होगा। आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये देखना होगा। और इधर मिडिल ईस्ट के बारे में बहुत साफ लग रहा है, अभी ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो 20 जनवरी की बात होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट के बारे में बहुत साफ लग रहा है कि गजा में जो जेनोसाइड की प्लानिंग है, बेंजामिन नेतन्याहू की, आईडीएफ के एक ऑफिसर के हवाले से बयान आया था, पहले गार्जियन के अंदर छपा था कि हम नॉर्थ गजा के लोगों को वापस नहीं लौटने देंगे। जब पूरी दुनिया में उसकी मलामत हुई तो आईडीएफ ने कहा कि यह बयान हम नहीं दे रहे हैं, यह हमारा बयान नहीं है। लेकिन गजा में जो कुछ चल रहा है उससे यही लग रहा है कि वो कैसे भी गजा को खाली कराना चाहता है, और जब ऐसी उसकी मंशा है तो लड़ाई रुकने वाली नहीं। और ईरान भी अब लगातार साफ कर रहा है कि हमला तो हम करेंगे। इसलिए फिलहाल ट्रंप के आने से, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि बहुत कुछ फिलहाल बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे ट्रंप का क्या हस्तक्षेप होगा, वो इजराइल के फेवर में होगा या फिर जंग रोकने के फेवर में होगा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जिस तरह से ईरान से उसकी पुरानी दुश्मनी है वो तो साफ दिखाई दे रही है। उसके सत्ता में आने के बाद ईरान की करेंसी भी डाउन हुई है, वो सारा कुछ तो साफ दिख रहा है। लेकिन ईरान और गजा के लिए, लेबनान के लिए क्या वो अमेरिकन आर्मी और अपने पैसे लगाएगा, इस पर तय होगा कि मिडिल ईस्ट का आगे का माहौल क्या होगा। अगर अभी फिलहाल जैसी चीजें चल रही हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि ईरान जल्दी ही इजराइल पर फिर से हमला करेगा। कैसा होगा ये हमला, उसमें कितना नुकसान होगा, आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी, ये सारा कुछ बैठना और वेट करना होगा। और इन सब के बीच जो बात जहां से मैंने शुरू की थी वो बात मैं दोहरा दूं कि इजराइल अगर लगातार ऐसी ही हरकतें करता रहा तो दुनिया भर में उसका विरोध करने वालों की संख्या और बढ़ती जाएगी, जो उन इजरायलियों के लिए, उन यहूदियों के लिए नुकसानदेह होगी जो इजराइल के अंदर नहीं रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे जैसे जैसे अपडेट्स होंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हमने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहें आपका स्वागत है। अगर आप हमें सुपर थैंक्स देना चाहते हैं या सीधी मदद करना चाहते हैं उसका भी स्वागत है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ये वीडियोज अगर आपको लगता है काम के हैं तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अब तक गोदी मीडिया के शिकंजे से बाहर नहीं निकल सके। बहुत शुक्रिया।